नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीव जनन कैसे करते हैं। जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन नए जीव की उत्पत्ति के लिए नए तथा नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण नहीं होता, जबकि लैंगिक जनन नए जीव की उत्पत्ति के लिए नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन 6 प्रकार से होता है: विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, पुनरुद्भवन द्वारा, मुकुलन द्वारा और कायिक प्रवर्धन द्वारा, और बीजांड समासंग द्वारा। अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति। कोशिकीय जीव का शरीर 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाता है, जैसे कि अमीबा। ये एक कोशिकीय जीव है। लिस्मेनिया में विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। इस प्रकार ये विखंडन हो जाता है। इसमें बहुविखंडन प्लाज्मोडियम में जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिसे बहुविखंडन कहते हैं। और खंडन सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा। खंडन सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है, जैसे कि स्पाइरोगाइरा। पुनरुद्भवन पुनर्जनन जीव का विभेदित टुकड़ा एक नए जीव की उत्पत्ति करने में सक्षम हो तो इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। पुनरुद्भवन पुनर्जनन जीव का विभेदित टुकड़ा नए जीव की उत्पत्ति का करने में सक्षम हो तो इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। ये पुनरुद्भवन है। मुकुलन हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर भार विकसित हो जाता है। ये उभार वृद्धि करके नए जीव में बदल कर तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होने पर स्वतंत्र जीव बन जाता है। ये इस प्रकार होता है। फिर धीरे धीरे इस प्रकार अलग अपना अस्तित्व बनाता है मुकुलन के द्वारा।
और कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन पौधे के कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। ब्रायोफिल्म, गन्ना, गुलाब इत्यादि। ये इस प्रकार पहले तो एक पौधा, फिर अपने जैसा एक अन्य पौधा विकसित करते हैं, जो कायिक प्रवर्धन कहलाता है। बीजाणु समासंग। अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। राइजोबियोम में कवक वहन के ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छे संरचना होती है। ये गुच्छ बीजाणुधानी हैं, जिनमें विशेष कोशिकाएं व बीजाणु पाए जाते हैं। बीजाणु वृद्धि करके नए जीव उत्पन्न करते हैं। लैंगिक जनन। हमने अलैंगिक जनन लैंगिक जनन लैंगिक जनन लैंगिक जनन नई संतति उत्पन्न करने के लिए दो एकल जीवों की भागीदारी होती है। जीवों में विभिन्नताओं के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है। दो भिन्न जीवों में युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन दो भिन्न जीवों में युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मक द्वारा अयुग्मनज बनाती हैं, जिससे एक नए जीव का निर्माण होता है। दो युग्मकों का संयुग्मन नर युग्मक और गतिशील मादा युग्मक। भोजन भंडार। जनन कोशिकाएं नर पुंकेसर और मादा स्त्री केसर। पुष्प के प्रकार एकलिंगी और उभयलिंगी। जब एक जननांग उपस्थित हो एकलिंगी, जब दोनों जननांग उपस्थित हों वह उभयलिंगी कहलाता है। एग्जाम्पल एकलिंगी एग्जाम्पल पपीता, तरबूज, जबकि उभयलिंगी का एग्जाम्पल गड़हल और सरसों। पुंकेसर नर जननांग है, परागकण बनाते हैं और सामान्य पीले रंग के होते हैं। स्त्री केसर मादा जननांग पुष्प के केंद्र में स्थित होता है। 3 भाग हैं इसके। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। स्त्री केसर के अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। अंडाशय आधारी फूला हुआ भाग है और वर्तिका मध्य लंबा भाग है और वर्तिकाग्र शीर्ष भाग या चिपचिपा भाग है। अंडाशय में बीजांड उपस्थित होते हैं। प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका उपस्थित होती है। नर युग्मक का अंड कोशिका से संलयन। निषेचन की प्रक्रिया युग्मनज का निर्माण और नए पौधे का निर्माण होता है। निषेचन होता है पहले, फिर युग्मनज का निर्माण होता है, फिर नए पौधे का निर्माण होता है। परागकण। परागकणों का पुष्प की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कीटों द्वारा, वायु द्वारा, पानी द्वारा होता है। परागकणों का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो कीटों द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है और पानी द्वारा होता है, जिसे परागकण कहते हैं। परागकण। स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है, उसे स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण एक पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है, उसे परपरागण कहते हैं। स्वपरागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर और परपरागण अन्य पुष्प से अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है। परागण के पश्चात नए युग्मक का अंडाशय में मादा युग्मक तक गमन
जिसके लिए पराग नलिका विकसित होती है। पराग नलिका का बीजांड तक पहुंचना, निषेचन, युग्मनज का निर्माण, विभाजन या भ्रूण का निर्माण। बीजाणु से एक आवरण विकसित, बीज में परिवर्तित अंडाशय से फल का निर्माण। बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुरण द्वारा नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। मानव में लैंगिक जनन। यौवनारंभ जनन ऊतकों का परिपक्व होना। लैंगिक जनन दो भिन्न युग्मकों की जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन, बाहरी और आंतरिक स्थानांतरण द्वारा संभव है। जनन कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए विशिष्ट अंग की आवश्यकता होती है। जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग व जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। नर जनन कोशिकाएं शुक्राणु होती हैं जिन्हें स्पर्म भी कहते हैं। निर्माण वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण, नर जनन कोशिका शुक्राणु है जिसका निर्माण वृषण में होता है। उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होती हैं क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। मादा जनन कोशिका अंड कोशिका होती है जिसका निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म पर अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे पाए जाते हैं। जो यौवनारंभ पर कुछ अंडे परिपक्व, प्रत्येक माह एक अंडे परिपक्व होता है। अंडवाहिका फैलोपियन ट्यूब द्वारा अंड कोशिका का गर्भाशय तक स्थानांतरण। गर्भाशय जो कि दोनों अंडवाहिकाओं के संयुक्त होने से बनी एक लचीली थैलेनुमा संरचना है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। निषेचन तथा निषेचन पक्ष क्रियाएं। मैथुन के द्वारा शुक्राणुओं का योनि निर्माण में योनि मार्ग में स्थानापन्न, शुक्राणुओं का अंडवाहिका तक गमन, अंड कोशिका से संयोजन, निषेचन और निषेचित अंडे में विभाजन और ओवरी का निर्माण। प्लेसेंटा मां को भ्रूण से जोड़ने का कार्य प्लेसेंटा द्वारा किया जाता है। गर्भाशय की भित्ति में धसी तस्तरीनुमा संरचना है। ये भ्रूण के पोषण, श्वसन तथा उत्सर्जन का कार्य प्लेसेंटा द्वारा होता है। श्वसन, पोषण, भोजन को ग्रहण करना, भ्रूण के पोषण, श्वसन और उत्सर्जन का कार्य प्लेसेंटा द्वारा किया जाता है। रजोधर्म या ऋतुस्राव। अंड कोशिका का निषेचन नहीं होने पर 1 दिन तक ही जीवित होता है। गर्भाशय की अंतभित्ति का टूटना, रक्त तथा म्यूकस के रूप में निष्कासन। इस क्रम में लगभग 1 माह का समय लगता है जिसे ऋतुस्राव रजोधर्म कहते हैं। रजोधर्म की अवधि 2 से 5 दिन की होती है। जनन स्वास्थ्य। यौन संचारित रोग जैसे कि सिफिलिस, गोनेरिया जीवाणु जनित, मस्सा तथा HIV एड्स वायरस जनित को रोकने के लिए कंडोम का प्रयोग। गर्भधारण को रोकने के लिए गोलियों का प्रयोग। परंतु हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करने के कारण विपरीत प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। गर्भाशय में गर्भधारण रोकने हेतु लूप कोपर्टी का स्थानापन्न, परंतु गर्भाशय के उत्तेजन से विपरीत प्रभाव संभव होते। पुरुषों में शुक्रवाहिकाओं को अवरुद्ध करके शुक्राणुओं को स्थानांतरित होने से रोका जा सकता है। महिलाओं में फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध करके अंड को गर्भाशय तक पहुंचने से रोका जा सकता है। ये हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।